अस्सलाम वालेकुम टेंथ क्लास। तो कैसे हैं आप सब। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं 4.3। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 से 4.2 तक वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व करेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि 4.3 में हमारे पास कुछ फंक्शंस इक्वेशन की सूरत में है, ठीक है। जैसे इसके अंदर है, फिर ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर भी, जो तीसरा है इसके अंदर भी, इक्वेशन की चौथा इसके अंदर भी, और ये जो पांचवा है इसके अंदर भी, और ये जो छठा है इसके अंदर हमारे पास एब्सोल्यूट फंक्शन दिया गया है। इसके अंदर एब्सोल्यूट फंक्शन और साइन इनइक्वालिटी का दिया गया है। इसी तरह 7वें में भी और फिर 8वें में भी। तो इसके बारे में अगर हम पेज नंबर 92 पर देखते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 सवालों तक हमारे पास इक्वेशन की सूरत में देखें। जैसे यहाँ पर ये भी इक्वेशन की सूरत में सवाल है, एग्जाम्पल है। तो ये जो है हमारे पास पहले जो इसके 5 सवाल हैं वो उसके बारे में ये वाला हमारे पास पैराग्राफ है 4.5 का। इसको हम रीड कर लेते हैं कि सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग फंक्शन, कि फंक्शंस को इन्वॉल्व करके या फंक्शन की मदद से हम रियल लाइफ के मसाइल को कैसे हल करते हैं। फंक्शंस आर वाइडली यूज्ड टू मॉडल एंड सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन एरियाज सच एज फाइनेंस, ठीक है, कि हम मालियाती शोबे में इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। फिर है ट्रांसपोर्टेशन, फिर है एंड सेल्स। इन 3 फंक्शंस, ये इन 3 शोबों में हमें इन फंक्शन का इस्तेमाल बताया गया। अब जो फाइनेंस है उसके अंदर फंक्शंस कैन रिप्रेजेंट इनकम, के फंक्शन रिप्रेजेंट करता है यानी जाहिर करता है इनकम को या एक्सपेंस को या इंटरेस्ट और प्रॉफिट यानी मुनाफे को ओवर टाइम के लिहाज से, के वक्त के लिहाज से हमें मुनाफा कितना होगा। उसके बाद इन ट्रांसपोर्टेशन के नकलो हमल, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन फंक्शंस कैन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस, कि इसके अंदर हमें डिस्टेंस, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में फंक्शन जाहिर करता है रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम, हेल्पिंग टू कैलकुलेट ट्रैवल टाइम और फ्यूल कंजम्पशन, के हमें ये मदद देता है कि सफ़र कितने वक्त में हुआ या फ्यूल कितना लगा यानी कि खर्च हुआ। स्पीड आपको पता है कि ये स्पीड के अंदर डिस्टेंस और टाइम दोनों आते हैं, ठीक है। स्पीड के अंदर डिस्टेंस और टाइम दोनों आते हैं तो फिर स्पीड का पता चलता है। अब वो मीटर पर सेकंड में हो सकती है या किलोमीटर पर आवर में। अच्छा, फिर अब सेल्स में बता रहे हैं कि इसका सेल्स में क्या इस्तेमाल है। फंक्शन आर यूज टू मॉडल रेवेन्यू, कॉस्ट एंड प्रॉफिट बेस्ड ऑफ द नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड, के सेल्स में इसका जो मॉडल रेवेन्यू है यानी कि एक चीज़ की लागत कितनी है, उस पर मुनाफा कितना है और कितने आइटम सेल हुए हैं, नंबर ऑफ आइटम्स और कितने आइटम सेल। सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द रेलिवेंट वेरिएबल। अब रेलिवेंट वेरिएबल का मतलब है कि सवाल के लिहाज से जो वेरिएबल उसके अंदर आ रहा होगा उसको हमने फाइंड करना है। अब जैसे कि ये जो एग्जांपल है इसके अंदर ये n आ रहा है, ठीक है, और यहाँ बता रहे हैं वेयर n इज़ द नंबर ऑफ डेज। तो हर सवाल में जो भी वेरिएबल देंगे उसका हमें वो बताएंगे कि ये वेरिएबल किस चीज़ को जाहिर कर रहा है, ठीक है। फिर है वेरिएबल एक्सप्रेसिंग देयर रिलेशनशिप एज अ फंक्शन और इक्वेशन एंड यूजिंग अलजेब्रिक मेथड टू फाइंड अननोन वैल्यूज़। तो हम अलजेब्रिक मेथड का यूज़ करके, जैसे कि हम प्लस माइनस जब हो यानी कि इस तरफ इक्वल के इस तरफ प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस होता है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाता है, तो ये होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या जिसके अंदर प्लस माइनस का इस्तेमाल हो। तो इसके ज़रिए हम अननोन वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे, मेक डिसीज़न और प्रेडिक्ट आउटकम्स, और हम इन्हीं के ज़रिए कोई फ़ैसला ले सकते हैं या एक अंदाज़ा लगा सकते हैं आने वाले टाइम में उसका रिज़ल्ट क्या होगा। तो इसी तरह ही ये जो दूसरा है 4.6 वाला टेबल या पैराग्राफ कह रहे हैं, ये एब्सोल्यूट फंक्शन जो हमें 4.3 में दिए गए हैं
ये उसके लिए, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन आर इसेंशियल फॉर सॉल्विंग रियल लाइफ problems where distance, magnitude or fluctuations are involved regardless of direction. In energy wave analysis such as sound or seismic waves, absolute value functions model the amplitude or strength of a wave. In physics and engineering, magnitude is often expressed using absolute values to describe the size of a force, charge or vector independent of direction. In distance related problems such as the location of an object from a reference point, absolute value function measures how far one quantity is from another, ensuring the result is always non-negative, ठीक है। These functions help describe situations with symmetry or two-sided variation। यानी इसके अंदर हमें यह बताया गया है इस पैराग्राफ में कि हम हकीकी ज़िंदगी के मसाइल को हल करने के लिए इसका इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि फासला हो, मिकदार हो या उतार चढ़ाव हो या एनर्जी की लहरें या आवाज़ की लहरें, ज़लज़ले की शिद्दत हो। इसी तरह फ़िज़िक्स में और इंजीनियरिंग में सिमत से कदा नज़र किसी कुव्वत, चार्ज या वेक्टर के साइज़ को बयान करने के लिए मिकदार को अक्सर एब्सोल्यूट वैल्यू का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ऐसी चीज़ें हम इसमें फाइंड कर रहे हैं जो कभी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है, जो जिनकी पैमाइश कभी नेगेटिव में नहीं होती, इसलिए वहाँ पर एब्सोल्यूट फंक्शन का इस्तेमाल होता है। तो ये इसके लिए है। तो अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 4.3 की तरफ। तो मैंने सवाल नहीं लिखे, यानी कि ये जो सवाल हैं दिए गए मैंने इनका हल लिखा है सिर्फ। तो सवाल को हम इधर ही बुक से ही समझ लेते हैं। ये सवाल है हमारे पास, अ फंक्शन b ऑफ t, ये एक फंक्शन दिया गया, ठीक है। हमने शुरू से पढ़ा जब भी ये इस तरह आएगा f ऑफ x या इस शेप में आए f ऑफ x या b ऑफ x या b ऑफ t, तो ये एक फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। लाजमी नहीं है कि f से ज़ाहिर होगा तो फंक्शन कहलाएगा। तो अब फंक्शन b ऑफ t इज इक्वल टू 5000 प्लस 200t, तो ये है रेलिवेंट वेरिएबल, इधर t है तो हमने ये फाइंड करना है। रिप्रेजेंट्स द टोटल बैलेंस इन रुपीज़, कि ये फंक्शन जाहिर कर रहा है एक टोटल बैलेंस ऑफ रुपीज़ को आफ्टर t मंथ्स। अब आफ्टर t मंथ्स क्या होता है, तो वही t हमने फाइंड करना है कि टोटल बैलेंस इतने महीनों में कितना होगा, t मंथ्स। अब वो t मंथ्स से क्या मुराद है, व्हाट विल बी द बैलेंस आफ्टर 6 मंथ्स। तो t इज इक्वल टू ये 6 हो गया, t माने टाइम। तो 6 मंथ्स बाद बैलेंस कितना होगा, तो हम ये सवाल पहले हाथ इधर देख लेते हैं। तो देखें ये 4.3 इंतहाई आसान एक्सरसाइज और छोटे छोटे सवाल हैं। तो ये हमने पहले लिख लेना है फंक्शन जो हमें सवाल में बताया गया, फाइंड टोटल बैलेंस आफ्टर 6 मंथ्स। ये लास्ट में पूछा गया क्योंकि स्टेटमेंट्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर पूछा भी जाता है सवाल और एक हमें हिंट भी दे दी जाती है या एक फंक्शन भी दे दिया जाता है कि इसकी मदद से हमने सवाल को हल करना। तो ये फंक्शन है और ये हमने फाइंड करना। t इज इक्वल टू 6 है, ठीक है, ये हिंट दे दिया गया था हमें सवाल में। पुटिंग t इज इक्वल टू 6 इन द फंक्शन, इस फंक्शन में हम t की वैल्यू को पुट कर देंगे। अब जहाँ जहाँ t आ रहा होगा वहाँ हम 6 को पुट कर देंगे। तो ये 5000 वैसे t की जगह 6 आ गया, तो अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 200 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 600 600 6 2 12, 5000 प्लस 1200, इनको ऐड करेंगे तो 6200 या 6200 हमारे पास आंसर आएगा। और जो हमने लिखा था यहाँ पर फाइंड टोटल बैलेंस आफ्टर 6 मंथ, तो यहाँ लिख देंगे हम टोटल बैलेंस आफ्टर 6 मंथ्स 6200 रुपीज़। तो इसके साथ ही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कितना आसान सा था, सिर्फ टी की वैल्यू पुट की, बाकी जो अलजेब्रिक रूल उसके अंदर थे, यानी पहले टी की वैल्यू पुट की, इनको मल्टीप्लाई किया और फिर 5000 के साथ इसको प्लस कर दिया, आंसर आ गया हमारे। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसको रीड कर लेते हैं। अ फंक्शन f of k is equal to 150 plus 20k represents the total fare in rupees for k किलोमीटर। इसके अंदर ये जो k है ये किलोमीटर को ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है k किलोमीटर को ज़ाहिर कर रहा है और यहाँ पर ये बताया गया है कि ये फंक्शन, ठीक है, किराए को ज़ाहिर कर रहा है
इतने टी, ये के किलोमीटर का फासला है, उसको उसके ये किराए को ज़ाहिर करा है। लेकिन ये पूरा किराया तो ना हो ना, क्योंकि इसके अंदर अभी भी वेरिएबल मौजूद है। वेरिएबल ख़त्म होगा फिर हमारे पास इसका पूरा किराया होगा, फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आगे, हाउ मच विल द फेयर बी फॉर अ 12 किलोमीटर्स राइड, कि अगर 12 किलोमीटर की राइड हो तो उसका किराया कितना बनेगा, ये हमने फाइंड करना है। तो देखें कि ये फंक्शन हमें सवाल में दे दिया गया, एफ ऑफ के इज इक्वल टू 150 प्लस 20 के, हाउ मच विल द फेयर बी फॉर अ 12 किलोमीटर राइड, के 12 किलोमीटर का किराया कितना बनेगा। तो यहाँ पर हमें हिंट दे दी गई है, के इज इक्वल टू 12, के से किलोमीटर है और वो कितना है 12 किलोमीटर का हमने किराया मालूम करना। तो देखें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 12 इन द फंक्शन, तो इस फंक्शन में जहाँ के आएगा वहाँ पे हम 12 पुट कर देंगे, ये 150 वैसे। अब ये अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आप कैलकुलेटर पर भी इसको कर सकते हैं, 200 2 2 4 100 1220 42, तो ये आता है 240। अब इसके अंदर इसको ऐड कर देंगे क्योंकि वेरिएबल ख़त्म हो गया, 150 प्लस 240 ये बनेगा 390। तो फेयर आफ्टर 12 किलोमीटर राइड, के किराया है 12 किलोमीटर सफ़र करने का, RS 390 रुपीज़। चलो जी, अब देख लेते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है कि the cost of manufacturing fancy sofa set would be fixed charges RS 5500, which is model f of n is equal to 5500 n। तो ये रेलिवेंट वेरिएबल आ गया। where n is the number of sofa set, ठीक है, where n is the number of sofa set, find the cost of 50 sofa set। तो इसमें ये बताया गया है कि एक फैंसी सोफ़ा सेट तैयार करने की लागत का जो मॉडल है वो ये है, ठीक है। एक फैंसी सोफ़ा सेट तैयार करने की लागत का जो मॉडल दिया गया है वो इसमें दिया गया है। हमने क्या करना है कि n इसके अंदर सोफ़ा सेट को जाहिर कर रहा है और हमने 50 सोफ़ा सेट की लागत मालूम करनी है। तो चलें ये भी देख लेते हैं। तो ये जो इसका मॉडल सवाल में बताया गया है वो लिख लेंगे पहले, उसके बाद फाइंड द कॉस्ट ऑफ 50 सोफ़ा सेट, n इज इक्वल टू 50 सवाल में दिया गया, पुटिंग n इज इक्वल टू 50 इन द फंक्शन। तो f ऑफ n 5500 n ये दे दिया। अब n की जगह पे 50 पुट कर देंगे, इधर भी 50 आ जाएगा, इधर भी 50 आ जाएगा। तो 5500 को जब हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2,75,000, 2,75,000। तो हमारे पास कॉस्ट आ जाती है 50 सोफ़ा सेट्स की, ये 2,75,000 रुपीज़। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, अ फंक्शन t ऑफ d इज इक्वल टू d ओवर 60 रिप्रेजेंट्स द टाइम t इन आवर्स टू ट्रैवल अ डिस्टेंस d किलोमीटर। इसके अंदर जो डिस्टेंस है उस किलोमीटर में उसको d से ज़ाहिर किया जा रहा है और t टाइम है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 180 किलोमीटर, के कितने घंटों में, ठीक है, या कितनी देर में 180 किलोमीटर को के फासले को तय करेंगे। तो इसमें भी जो फंक्शन हमें बताया गया है वो हम लिख लेंगे जो सवाल में दिया गया। उसके बाद हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 180 किलोमीटर, तो डिस्टेंस दे दिया गया ना 180 किलोमीटर का। तो पुटिंग d ऑफ d इज इक्वल टू 180 इन द फंक्शन, तो इस फंक्शन में d की जगह पे हम 180 पुट कर देंगे। जैसा कि हर सवाल में करते आ रहे हैं कि जो भी वो रेलिवेंट वेरिएबल दे रहे हैं उसकी वो साथ में एक वैल्यू भी बता रहे हैं जिसको हम फंक्शन में पुट करके उसको फाइंड करते जा रहे हैं। आसान से सवाल है। अब यहाँ पे डी आया तो ये 180 किलोमीटर, ठीक है, 180 डिस्टेंस 180, तो 0 से 0 कट 6 3 18, तो 3 आवर्स ये वो टाइम लगेगा 180 किलोमीटर का फासला तय करने में। तो टोटल टाइम टू ट्रैवल 180 किलोमीटर 3 आवर्स। अब देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, अ कंपनी चार्जेस RS 100 फॉर एन इनकोडिंग वर्क। एक इनकोडिंग वर्क का वो ले रहे हैं एक कंपनी 100 रुपीज़। मसलन अगर कोई हाथ से पेपर लिखे आया है या कोई भी डाटा लिखा हुआ है तो कंपनी उसको अगर टाइप करती है
क्योंकि हाथ से लिखा हुआ है उसको वो टाइप करके दे दिया, तो वो उसका पोर्ट्रेट को सेट कर दिया A4 साइज़ में, तो वो उसका ले रही है 100 रुपीज़ चार्ज। इन एडिशन दी कंपनी चार्जेस RS5 पर पेज ऑफ प्रिंटेड आउटपुट, और 5 रुपये वो लेती है उसका प्रिंट निकाल के देने में। द मॉडल ऑफ फंक्शन f of x is equal to 100 plus 5x where x represent the number of pages printed out. How much will company charge for 55 page encoding and printing work? कि अगर 55 पेज हों जिनको इनकोडिंग भी करना है, तरतीब भी देनी है या टाइप भी करना है, ठीक है, जिसके वो लेगा 100 रुपीज़, प्लस क्या करना है उसको प्रिंट आउट भी करके देना है, तो 5 रुपीज़ हैं एक पेपर के। आगे x से मेरा 55 पेजेस हैं, तो ये हमने इनकी वैल्यू, इनकी कीमत हमने फाइंड करनी है। तो जो मॉडल हमें सवाल में दिया गया वो है f of x is equal to 100 plus 5x. How much will company charge for 55 pages encoding and printing work? तो ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ हमें पता है कि x is equal to 55 है, सवाल में भी बता दिया गया। अब इसी को हम पुट कर देंगे सवाल के मॉडल में। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x is equal to 55 इन द फंक्शन f of x is equal to 100 plus 5x। अब x की जगह पे हमने ये क्या पुट कर देना है 55, इधर भी हम x की जगह पे 55 पुट कर देते हैं। इसको हल तो नहीं करना होता, हल इसको करना होता है। तो इधर भी हम x की जगह पे 55, 100 पे से 5 को 55 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 275। 100 प्लस 275 कितना आ गया 375। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल चार्जेस इनकोडिंग एंड प्रिंटिंग 55 पेजेस थे ना, तो टोटल चार्जेस में आ गया ये कि 55 पेजों को इनकोड भी किया है और प्रिंट भी किया है, उसके पैसे बनते हैं 375। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम पहले बुक में से रीड कर लें कि a chemical reaction is stable, एक केमिकल रिएक्शन स्टेबल रहता है, ये कह सकते हैं कि मुस्तहकिम रहता है, ठीक है, एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर द प्रोसेस मस्ट बी स्टॉप इफ़ द, ये प्रोसेस केमिकल रिएक्शन का रुक जाता है इफ़ द टेम्परेचर डेविएट्स बाय मोर देन 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा तब्दीली हो तो अमल को रोकना ज़रूरी है, ठीक है। द कंडीशन इज़ मॉडल्ड एज, ये कंडीशन दी गई है, ये मॉडल दिया गया है। टी बी द टेम्परेचर फॉर व्हाट टेम्परेचर वैल्यूज मस्ट द प्रोसेस बी स्टॉप, कि किस टेम्परेचर पर ये इस अमल को रोकना ज़रूरी होगा। तो ये हम अभी फाइंड कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये जो मॉडल हमें दिया गया है सवाल में ये हम लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद फाइंड क्या करना है, व्हाट टेम्परेचर वैल्यूज मस्ट दी प्रोसेस बी स्टॉप, कि कौन से दर्जा हरारत के पॉइंट्स हैं जिन पर ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। तो एब्सोल्यूट फंक्शन है, तो जब हम एब्सोल्यूट के ये वर्टिकल लाइंस हटाते हैं तो प्लस माइनस में लिख देते हैं। अब एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज किए बगैर वैसे का वैसे रहेगा, प्लस 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 माइनस माइनस 37 डिग्री, ये वैसे आ गया, ठीक है। उसके बाद ये 37 जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। अब इनको ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब इनको ऐड करने का तरीका क्या है, 37 और ये 2.5, पॉइंट इसका यहाँ है, यहाँ 0। अब जब प्लस कर रहे हों तो ऊपर कैरी नहीं जाता, जब प्लस कर रहे हों तो कैरी नहीं जाता इधर से, तो 0 में 5 ऐड करेंगे 5 रहेगा, 7 + 2 9, ये 3 वैसे। तो ये है टेम्परेचर एक फाइंड हुआ 39.5 डिग्री। अब इसको माइनस में अगर हम हल करते हैं तो माइनस जब उस तरफ जाएगा तो इनइक्वालिटी का रुख चेंज हो जाएगा। पहले ये ग्रेटर देन के साथ था, अब ये लेस देन के साथ आ गया। ये -37 जब उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब इनको कर देंगे माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो देखें 37 को माइनस कर देंगे 2.5 के साथ, इसका पॉइंट है अब यहाँ पर 0, ठीक है, माइनस हो रहा है। तो माइनस में क्या होता है कि ये कैरी जाता है, जब एक कैरी जाएगा इधर ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 माइनस होगा तो बाकी 5, इधर इसने कैरी दे दिया 6 बचा, 6 में से 2 माइनस होगा 4, इधर 3, तो 34.5 डिग्री आता है। तो द प्रोसेस मस्ट बी स्टॉप व्हेन टी ग्रेटर देन, जब टेम्परेचर 39 डिग्री सेंटीग्रेड 39.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, या टेम्परेचर
कम हो जाए, लेस देन हो जाएगा 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये देखिए जब टेम्परेचर 34.5 डिग्री से कम होगा तो इसका प्रोसेस हमें रोकना होगा केमिकल रिएक्शन का, या अगर वो 39.5 डिग्री से ज़्यादा बढ़ेगा दर्जा हरारत तब भी हमें रोकना होगा। तो इस तरह हम इसको लिख देंगे कि T ग्रेटर देन टेम्परेचर ग्रेटर देन 39.5 डिग्री सेंटीग्रेड और T लेस देन 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या पूछा गया है, अब फैक्ट्री प्रोड्यूस मेटल रॉड्स के, एक फैक्ट्री मेटल के रॉड यानी कि धाती रॉड बना रही है लोहे के, डेट मस्ट बी 2.5 मीटर लॉन्ग, जो लाजमी होने चाहिए 2.5 मीटर लंबे। ठीक है, 2.5 मीटर विद टॉलरेंस ऑफ प्लस माइनस 0.04 मीटर। उसमें गुंजाइश एक दी गई है कि या तो वो 0.04 मीटर ज़्यादा हो सकते हैं या कम हो सकते हैं। 0.04 एक वो यानी कि माइनर सा है, 0.4 होता तो वो भी माइनर होता, ये तो 0.04 है, यानी कि अगर थोड़ी सी उसकी लंबाई ज़्यादा, इतनी 0.04 जितनी लंबाई ज़्यादा या कम आ जाती है तो वो इतनी गुंजाइश है इसमें। ठीक है, टॉलरेंस एंड एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटी मॉडल। तो इसका जो एब्सोल्यूट फंक्शन दिया गया या मॉडल दिया गया वो ये है। ठीक है, सवाल का व्हाट इज़ द रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल लेंथ, कि हमने वो रेंज फाइंड करनी है, वो रेंज फाइंड करनी है जो हमारी इस लंबाइयों को काबिल कबूल हद तक हो। ठीक है, एक्सेप्टेबल रेंज यानी कि इससे ज़्यादा या कम, इससे ज़्यादा या कम ना हो, हमारे एक काबिल कबूल रेंज तक हो, इससे कम हो, इससे ज़्यादा ना हो। तो चलें इसको हम हल करके भी देख लेते हैं कि मेटल रॉड में कितनी तब्दीली हो सकती है, यानी कि उसकी लेंथ कितनी ज़्यादा या कम हो सकती है, कहाँ तक हमें ये कबूल है। तो देखें ये हमने मॉडल लिख लिया, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल लेंथ, कि हम कितनी उसकी लेंथ को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये जो सवाल दिया गया अगेन लिख लेंगे, एब्सोल्यूट फंक्शन हटाएंगे तो प्लस माइनस का साइन आ जाएगा, ये प्लस में और ये माइनस में। अब देखें कि प्लस 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 माइनस माइनस ये वैसे आ गया। अब ये -2.5 जब इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का। अब 0.04, ठीक है 0.04 और इसको ऐड कर देना 2.5, तो 0.04 ऐड कर देंगे, 4 वैसे 5 वैसे, 2 में 0 ऐड करेंगे 2, तो 2.54 x लेस देन और इक्वल 2.54। तो उन्होंने क्या कहा था कि लंबाई कितनी है एक रॉड की, 2.5 है, और ये कितना आ रहा है हमारे पास 2.54। तो 0.04 का उन्होंने कहा था ना सवाल में कि इतनी ज़्यादा प्लस में या माइनस है, प्लस का मतलब इतनी ज़्यादा हो सकती है, माइनस का मतलब ये इतनी कम हो सकती है। इससे ज़्यादा ना कम हो ना इससे ज़्यादा वो रॉड लंबा हो, यानी कि ना छोटा हो ना लंबा। तो ये हो गया हमारे पास एक, इसका हमने फंक्शन फाइंड कर लिया कि एक लंबाई रॉड कितनी होगी। दूसरा अगर माइनस में करते हैं, माइनस उस तरफ जाता है तो इनइक्वालिटी का रुख चेंज हो जाएगा। ठीक है, माइनस इधर आ गया, अब ये 2.5 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब इनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 2.5 माइनस 0.04, तो इधर भी हम 0 लगा लेते हैं, कैरी देंगे इससे, तो ये 10 बन जाएगा, 10 में से 4 गया 6, इधर बचेगा 4 और ये 2। ठीक है, तो x ग्रेटर देन और इक्वल 2.46, तो देखें 2.46, तो 6 जब हो 5, जब 5 से बड़े हो तो हम एक इसमें ऐड कर देते हैं ना, तो ये भी ऑलमोस्ट 2.5 ही होगा मीटर की लेंथ। तो x ग्रेटर देन या इक्वल, ठीक है, ये नीचे लाइन भी, या इससे बड़ा है या इसी के बराबर है, तो ये एक्सेप्टेबल इनकी लेंथ्स यही आ रही हैं। तो एक्सेप्टेबल लेंथ्स x ग्रेटर देन, ठीक है, ये देखो x ग्रेटर देन और इक्वल 2.46, x ग्रेटर देन और इक्वल 2.46, x लेस देन और इक्वल 2.54, इधर है x लेस देन, देखें ये मुंह बांधा ना इस तरफ, x लेस देन और इक्वल 2.54, x लेस देन और इक्वल 2.54, इस शेप में हम इसका आंसर देंगे। अब देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, A machine part must be aligned so that its center is exactly at 0 if it shifts more than 0.1 millimeter। ठीक है, कि एक मशीन है जिसको हम इस तरह
स्टेबल कर रहे हैं या इस तरह बैलेंस कर रहे हैं कि ये एक चीज़ पर पड़ी है मशीन, ठीक है, तो उसको हम बैलेंस करेंगे ताकि ना मशीन इस तरफ को झुके ना इस तरफ को झुके, सेंटर में ही रहे, ठीक है। अब वो गुंजाइश दिया उसने 0.1 मिलीमीटर कि इससे ज़्यादा ना हो, यानी कि अगर 0.1 मिलीमीटर इस तरफ होगा तो थोड़ी सी इस तरफ को झुक रही होगी, थोड़ी सी, यानी कि माइनर सी। आगे रीड करते हैं, द पार्ट इज़ रिजेक्टेड, अगर वो इससे ज़्यादा, देखिए मोर देन 0.1 मिलीमीटर, अगर एक तरफ को ज़्यादा झुकती है मशीन, द पार्ट इज़ रिजेक्टेड, तब वो उसके हिस्से को रिजेक्ट कर देगी। द मॉडल इज़ गिवन बाय, ये मॉडल दिया गया, व्हाट पोजीशंस ऑफ द सेंटर काज रिजेक्शन, कि हमने वो पोजीशन उसकी फाइंड करनी है सेंटर की जिससे वो उसको रिजेक्ट कर देगी कि ये मशीन बैलेंस में नहीं है। तो चलें इसको हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कि ये हमें मॉडल दिया गया है, व्हाट पोजीशन ऑफ द सेंटर काज रिजेक्शन। तो इसको हम हल करते हैं, ये इसके एब्सोल्यूट वर्टिकल लाइन हटाएंगे तो प्लस माइनस में आ जाएगा। अब देखें इसके साथ एक्स के साथ कोई और वैल्यू नहीं है, तो एक दफ़ा इसको प्लस के साथ लिख दिया, प्लस वैसे एक्स ग्रेटर देन 0.1, तो एक तो आ गया कि इसका रिजेक्शन पॉइंट वो है कि एक्स ग्रेटर देन 0.1, अगर 0.1 से ज़्यादा उसका झुकाव होगा किसी तरफ तो वो पॉइंट उसका रिजेक्ट हो जाएगा कि मशीन बैलेंस नहीं है। दूसरा है ये माइनस में, देखें ये माइनस है ना, तो माइनस जब दूसरी तरफ जाता है तो इसका रुख चेंज हो जाता है, माइनस ये हो गया 0.1, तो x लेस देन माइनस 0.1, यानी कि इस तरफ भी ना झुक रही है। जैसे नंबर लाइन में एक तरफ पॉजिटिव होते हैं एक तरफ नेगेटिव होते हैं, यानी कि मशीन 0.1 मिलीमीटर से ज़्यादा इस तरफ ना झुक रही हो और मशीन माइनस 0.1 मिलीमीटर से कम इस तरफ भी ना झुक रही हो, x लेस देन 0.1 मिलीमीटर। तो इसके जो हमने रिजेक्शन पोजीशंस निकालनी है वो है पोजीशन ऑफ द सेंटर काज रिजेक्शन इज़ x लेस देन माइनस 0.1 मिलीमीटर और x ग्रेटर देन 0.1 मिलीमीटर। अब ज़रा यहाँ पे इसको यानी कि समझते हैं कि ये जो आ रहा है ना x ग्रेटर देन 0.1, ये इसका रिजेक्शन पॉइंट है, ठीक है, और x लेस देन माइनस 0.1 ये भी इसका रिजेक्शन पॉइंट है। तो हम इसको एक अगर नंबर लाइन पर देखें कि ये अगर हम इसके 10 हिस्से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10, तो यहाँ बन जाएगा 1, तो 0.1 वाला हमारे पास है पॉइंट यहाँ पे 0.1, तो यहाँ पे क्या आ रहा है x ग्रेटर देन 0.1, यानी ये इस तरफ बढ़ता जाएगा तो ग्रेटर देन होते जाएंगे नंबर, यानी बड़े होते जाएंगे। और ये हमारे पास जो दूसरा आ रहा है ये है x लेस देन माइनस 0.1, तो इस तरफ अगर हम इसके 10 हिस्से कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10, ये है -1, तो ये है इसका -0.1। तो वो मशीन या तो इस तरफ थोड़ी सी झुकी हो या इस तरफ थोड़ी सी झुकी हो, लेकिन x लेस देन -0.1 ना हो। तो ये लेस देन माइनस वाले कब होते हैं? जब ये आगे बढ़ते जाते हैं, माइनस में रकम जितनी बड़ी होती जाती है उतनी छोटी होती जाती है। तो ना तो मशीन इस तरफ ज़्यादा झुकी हो -0.1 से और ना ही इस तरफ ज़्यादा झुकी हो 0.1 से। तो ये दोनों इसके रिजेक्शन पॉइंट हैं। इनसे अगर मशीन बढ़ेगी x ग्रेटर देन 0.1, अगर ये मज़ीद बड़ा हो जाएगा ग्रेटर देन x लेस देन -0.1, तो ये भी इस तरफ जब बढ़ेगा तो ये भी इसका रिजेक्शन पॉइंट होगा। तो इसके जो अलाइनमेंट के यानी कि मशीन के बैलेंस होने के जो हैं पॉइंट, या तो वो ज़ीरो हो या यहाँ तक या यहाँ तक, यानी कि थोड़ी सी इस तरफ झुकी हो या थोड़ी सी इस तरफ झुकी हो, उनके पॉइंट ये हैं 0.1 और -0.1। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।